एपिसोड 284। नाओ रेनफेक की अभिव्यक्ति लगभग नीरस थी। उन्होंने अमर पर्वत की बहुत पूजा की और बहुत कठिन अभ्यास किया, लेकिन वह बहुत अपमानित हुआ। मुझे डर है कि मेरा दिल टूट गया है। नाओ रेनफेंग की मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका कि उसे अंजिन के चेहरे पर कदम रखकर अपना गुस्सा निकालने दिया जाए। बड़े भाई, चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। उन्होंने मूल रूप से लोगों को बचाने के बाद छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर नाओ रेनफेंग का दिल का दर्द ठीक नहीं हुआ तो वह भविष्य में अभ्यास कैसे जारी रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में इन लोगों को अभी तक कोई झटका नहीं दिया है। अगर वे ऐसे ही चले गए तो इन लोगों को अभी भी नाओ रेनफेंग और फैंगरू के लिए परेशानी खड़ी करनी पड़ सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर से अंजिन की ओर देखा और एक भयावह मुस्कान प्रकट की। शेंडियन, क्या उस बच्चे को खींचकर उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका है? लिंग जियो ने अपनी आत्मा शक्ति से गुप्त रूप से दिव्य कोड पूछा। जरूर, दिव्य संहिता गुप्त तलवार से निकली। हालांकि वह एक आत्मा शरीर है और जब तक वह नहीं चाहती कि दूसरे उसे देखें तब तक कोई भी उपस्थित व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। उसने चुपचाप एक मंत्र पढ़ा और गहरे सोने को हरे रतन से बांध दिया गया और खींच लिया गया, और फिर लिंग जियो ने उसके चेहरे पर कदम रखा। बड़े भाई, ये वही व्यक्ति है जिसने आपको सबके सामने अपमानित किया था। अब आप अपना सारा गुस्सा उस पर उतारें। लिंग जियो ने नाओ रेनफेंग से कहा। मेरी हिम्मत कैसे हुई? वह बड़े अनहुआ का बच्चे है। नाओ रेनफेंग लिंग जियाओ की तरह आत्मविश्वासी और शक्तिशाली नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास लिंग जियाओ का साहस नहीं है। चाहे वह कोई भी हो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। इसके अलावा आज तुम उसके द्वारा इतनी अपमानित हुई। उसने तुम्हारे साथ एक इंसान के रूप में कैसा व्यवहार किया था? तुम इतनी मेहनत से अभ्यास क्यों कर रहे हो? क्या ये सिर्फ अपमानित होने के लिए है? एक आदमी का सिर सिर्फ एक कटोरी के आकार का निशान है। चूंकि तुम इन श्रेष्ठ लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे तुम कुछ भी करो तो उन्हें वैसे ही अपमानित करो जैसे वे तुम्हें अपमानित करते हैं। लिंग जियो ने नाओ रेनफेंग के कान में कहा। इस समय उसके आसपास के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे या कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे स्तब्ध थे, बल्कि वे सभी अवाक थे। डार्क गोल्ड कौन है? वह अंधकार जनजाति के 4 महान प्रतिभाशाली लोगों में से तीसरे थे और उनका साधना स्तर yin yang क्षेत्र में नरक के चौथे स्तर के चरम साधना स्तर तक पहुंच गया था। अपने साधना स्तर के साथ लिंग जियाओ उसे इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित कर सकता था? इसलिए वे अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे सपना देख रहे थे या वास्तविकता में घटित हो रहा कुछ देख रहे थे। भाई, क्या तुमने ध्यान दिया? उस लड़के के बगल में एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है। यह उसकी मार्शल आत्मा होनी चाहिए। आखिरकार अनहुआ एक गुरु है और उसने दिव्य कोड के अस्तित्व की खोज की है। यह कोई मार्शल स्पिरिट नहीं हो सकता। मार्शल स्पिरिट इतनी शक्तिशाली नहीं होती। हो सकता है कि यह उस व्यक्ति द्वारा बाहर से लाई गई सेना की ताकत हो। एलियक्सिंग ने भौहें सिकुड़ी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम उसे मेरे बेटे अंजिन को अपमानित करने की इजाजत नहीं दे सकते, है ना? अनहुआ ने उत्सुकता से कहा। चिंता मत करो, जब आवश्यक होगा हम मिलकर कार्रवाई करेंगे। चाहे उस बच्चे के पीछे कोई भी हो, वह हम दोनों का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अंधेरी रात में चलना। अच्छा, दोनों शक्तिशाली पुरुषों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी और एक ही समय में लिंग जियो पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। वहां पर नाओ रेनफेंग को लिंग जियाओ द्वारा सफलतापूर्वक मना लिया गया। वह हमेशा सतर्क और सावधान रहे हैं, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नाराज करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो न केवल मुझे कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मेरा अपमान भी किया गया। ऐसा अपमान मौत से भी बदतर है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा नहीं मरती। लेकिन अब वह जीवित है, लेकिन उसका दिल मर चुका है। वह ज़ॉम्बी जैसा नहीं दिखना चाहता था। चूंकि हर किसी को मरना है, इसलिए वीरतापूर्वक मरना बेहतर है। ये सोचते हुए वह अचानक नीचे बैठ गया और अंजिन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद लगातार मारपीट होने लगी। रुको, तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। तुम काले सोने के लिए लड़ने की हिम्मत भी करते हो? क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों का अस्तित्व ही नहीं है? एनहुआ ने गुस्से से दहाड़ लगाए और एक शक्तिशाली आभा छोड़ी जिसने नाओ रेनफेंग को लगभग उड़ा दिया। सौभाग्य से लिंग जियो ने समय रहते नाओ रेनफेंग को जानवर की अंगूठी में फेंक दिया। वैसे भी नाओ रेन की फीनिक्स हृदय रोग ठीक हो गया है, इसलिए वह अगला काम करेगा। वह सीधे अंजिन के चेहरे पर बैठ गया।
अनहुआ को उदासीनता से देखा और कहा, तो कबीले के नेता और बुजुर्ग यहाँ हैं। मुझे लगा कि ये सभी लोग मर चुके हैं। ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में मेरे वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों का बहुत अपमान किया गया। जैसा कि उच्च अधिकारियों ने वास्तव में आंखें मूंद लीं। अब खड़े होकर अपना अधिकार दिखाना वास्तव में शर्मनाक है। लिंग जियाओ, जिसने अनहुआ और अनयेजिंग को सबक सिखाने का फैसला किया है, स्वाभाविक रूप से उसका सिर झुकाने का कोई इरादा नहीं है। आज वह उन दो बूढ़ों को कार्रवाई के लिए मजबूर करना चाहता था और फिर उन दो बूढ़ों को सबके सामने हराना चाहता था। ये तो बस मौत की तलाश में है। अनहुआ इतनी क्रोधित हुई कि उसने अचानक हथेली से वार कर दिया। पूरे हॉल में काली पंखुड़ियां उड़ रही थीं। इनमें से हर फूल एक तेज तलवार की तरह था जो किसी भी व्यक्ति के शरीर को काट सकता था। वह सिर्फ लिंग जियाओ को मारना चाहती थी। वैसे भी रात अदृश्य थी और वह किसी के बारे में चिंता नहीं कर सकती थी। पागल काली पंखुड़ियां अचानक एक साथ इकट्ठी हो गईं और लिंग जियो की ओर लिपट गईं। यदि लिंग जियो को वास्तव में चोट लगी तो वह निश्चित रूप से टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा, जो 5 घोड़ों द्वारा फाड़े जाने से भी अधिक दयनीय होगा। तुम इसके लायक हो। एन फेरेन को बहुत राहत महसूस हुई। जब से लिंग जियाओ ने उसे शौचालय में ले जाकर खाना खिलाया था, तब से उसे एक दिन भी बुरे सपने नहीं आए थे। जब तक मैं रात को सोता रहूंगा, उस दिन की घटनाएं सुनाई देती रहेंगी। वह बस लिंग जियो से नफरत करता था। एन फीटियन ने भी लिंग जियाओ को उदासीनता से देखा। हालांकि वह खुद लिंग जियाओ को मारना चाहता था, लेकिन चूंकि अनहुआ ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी, इसलिए वह खुद को परेशानी से बचा सकता था। वैसे भी वह बस यही चाहता था कि लिंग जियो मर जाए। लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। लिंग जियो के पास अचानक बहुत बड़ी आग लग गई। आग ने काली पंखुड़ियों को एक पल में जला दिया। बड़े अनहुआ, मुझे नहीं लगता कि आप इतने अच्छे हैं। लिंग जियो ने अनहुआ को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और कहा, बाद में मिलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चे वापस दे दूंगा। ये देखते हुए कि यह लगभग समय था, लिंग जियो ने इंजन को अनहुआ की ओर लात मारी और फिर डाक कोर्टयार्ड के गेट से बाहर निकल गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की, क्योंकि आज रात लिंग जियो बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, यहाँ तक कि एन येक्सिंग ने भी कोई कदम नहीं उठाया। ये बूढ़ी लोमड़ी अनहुआ से कहीं अधिक चालाक है। अगर वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, तो वह निश्चित रूप से कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर वह हार जाता है, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे डाक कबीले के लिए भी शर्मनाक होगा। लिंग जियाओ को जाते हुए देखना, कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इस समय मियाओ रेनफेंग और फैंगरू, जो जानवर की अंगूठी में छिपे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। बेशक वे बहुत खुश थे कि लिंग जियो उन्हें बचाने के लिए आ सका, लेकिन इतने सारे स्वामियों का सामना करते हुए अगर वह सावधान नहीं रहता तो लिंग जियो की जान चली जाती। हालांकि जब लिंग जियो वास्तव में डाक कोर्टयार्ड से बाहर निकला, तो उन्होंने अपने दिल में लिंग जियो की प्रशंसा की और उसका सम्मान किया। इस कनिष्ठ भाई के लिए वे पहले से ही उसे आदर्श मान सकते हैं। पहाड़ मालिक यहाँ नहीं है। तुम दोनों को पहले अपने घाव ठीक करने के लिए मेरे लकड़ी के घर पर चलना चाहिए। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। लिंग जियो के इतनी जल्दी चले जाने का कारण यह नहीं था कि वह लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, बल्कि समस्या ये थी कि दिव्य शास्त्र की लड़ाई का समय बहुत कम था। लिंग जियाओ ने सभी को मारने के बजाय जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाने का फैसला किया। मुख्य बात यह थी कि दिव्य संहिता में युद्ध का समय बहुत कम था। यदि वह बहक गया तो अंत में वह बदकिस्मत होगा। अभी के लिए यही काफी है। यदि दूसरा पक्ष ये पता नहीं लगा पाता कि उसके पीछे कौन है, तो वह उस पर और उसके दोस्तों पर बेतरतीब ढंग से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई, तुमने अभी कार्रवाई क्यों नहीं की? अनहुआ ने बहुत असंतुष्ट होकर पूछा। कार्रवाई करो, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? लगता है उस बच्चे को किसी विशेषज्ञ की मदद मिली है। हमें पहले स्पष्ट रूप से जांच करनी चाहिए। एन येक्सिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कबीले का नेता हूँ। मैं हार नहीं सकता। एक बार हारने के बाद हमारा एन परिवार अपनी महिमा खो देगा। अब बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर यह बच्चा नहीं मरा तो हम दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे। हम उसे कैसे मारें? अनहुआ ने गुस्से से कहा। क्या ये सरल नहीं है? वह शैडो ब्लैक गॉड की लड़ाई में भी भाग लेगा। समय आने पर फाइटियन को कार्रवाई करने दें। पिछले 2 दिनों में हमने फीटियन को सफलता दिलाने में मदद करने के लिए अपनी ताकतें जोड़ दी हैं।
जब तक उसकी साधना का स्तर यिन यान क्षेत्र में नरक के चौथे स्तर तक पहुंच जाता है, नाफितियन निश्चित रूप से उस बच्चे को मार देगा। आन येक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है। लिंग जियो को मारने के लिए एनहुआ ने अब वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत की। लिंग जियाओ के लकड़ी के घर के पास लिन फेग्यान अभी भी वहां इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने सोचा था कि लिंग जियो मर जाएगा, फिर भी वह सही खबर का इंतजार करना चाहती थी। जब ये पुष्टि हो जाएगी कि लिंग जियो मर चुका है, तभी वह पूरी तरह से राहत महसूस करेगी। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? अचानक लिन फेग्यान के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। इससे लिन फेग्यान चौंक गई और उसका शरीर अवचेतन रूप से दूर चला गया। हालांकि एक हाथ ने उसे आसानी से रोक लिया और भयानक विद्युत धाराएं उसके शरीर में दौड़ गईं। इससे उसका पूरा शरीर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करने में असमर्थ हो गया। लिंग जियाओ। लिन फेग्यान ने आकृति को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकी कि लिंग जियो अभी भी जीवित है। क्या आप मुझे वापस देखकर आश्चर्यचकित हैं? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लिन फेग्यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसे झूठ सचमुच उबाऊ होते हैं। लिंग जियो ने शांति से कहा, सूमो ने आपको अभी वह नोट भेजने के लिए कहा था। मुझे आपको कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समाचार बताना है। सूमो मर गया, मेरे द्वारा मारा गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे और सूमो के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानता? मैं तुम्हें छूने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं आज रात इस मामले को भूल सकता हूँ। आखिरकार आपके नोट की बदौलत मैं अपने बड़े भाई और बहन को बचा पाया। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से मुझे गुप्त रूप से निशाना बना रहे हो, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। वैसे भी मैंने एक से ज्यादा लोगों को मारा है। बोलने के बाद उसने लिन फेग्यान को सीधे जमीन पर फेंक दिया, फिर मुड़कर लकड़ी के घर में लौट आया। लिन फेग्यान जमीन पर गिर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। लिंग जियो ने जो भय उसके मन में लाया था वह इतना गंभीर था कि उसने नियंत्रण भी खो दिया। वह भयावह जानलेवा आभा उसकी आत्मा को पूरी तरह से कुचल सकती थी। शैतान, वह सचमुच शैतान है। लिन फेग्यान ने उठने के लिए संघर्ष किया और लड़खड़ाते हुए अपने लकड़ी के घर की ओर चली गई। आज तक उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि लिंग जियो, जिसे हाल ही में 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत किया गया था, उसकी कल्पना से कहीं अधिक डरावना था। सूमो के बदले के बारे में वह बिल्कुल भी बदला नहीं लेना चाहती थी। वह इस शैतान आदमी को फिर से भड़काना नहीं चाहती थी। यह इतना भयानक था कि लोग कांप उठे। दूसरी तरफ लिंग जियो लकड़ी के घर में लौट आया और नाओ रेनफेंग और फैंगरू को एक साथ अभ्यास करने की व्यवस्था की। बस ये लकड़ी का घर अब बहुत छोटा लगता है। ये 3 लोगों के लिए ठीक है, लेकिन 5 लोगों के लिए ये थोड़ा भीड़-भाड़ वाला है। लिंग जियाओ ने सोचा कि वह जाकर किसी दूसरे अस्पताल को लूट लेगा और वापस आ जाएगा। वैसे भी डार्क जनजाति के नियम व्यर्थ हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे मजबूत हैं, वे उसे अपनी इच्छानुसार धमका सकते हैं। तो फिर वह किसी दूसरे अस्पताल को क्यों नहीं लूट सकता? बस उस फेई रेन को पकड़ो, उस तरह का कचरा। अगर वह अपने अंतिम नाम पर भरोसा नहीं करता है तो वह इस तरह के विला का हकदार कैसे हो सकता है? और अब उसे जो भी करना है, उसमें अधिक दबंग और अहंकारी होना चाहिए, क्योंकि केवल इसी तरह से लोग यह विश्वास कर सकेंगे कि उसके पास मजबूत समर्थन है। ये पृष्ठभूमि उसे अंधकार में जनजाति में अनियंत्रित रूप से चलने की अनुमति देती है। ये सोचते हुए वह मुस्कुराया और केबिन से बाहर निकल गया। एन फेरेन, जो अभी अभी भोज से लौटी थी, नौकरानी की सेवा में पायजामा पहनकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। बड़ा बिस्तर 6 या 7 लोगों के सोने के लिए पर्याप्त है और बिस्तर पर बिछावट भी सबसे अच्छी है। दूसरे प्रांगण की रखवाली और भी अधिक शक्तिशाली पहरेदार कर रहे हैं। एन फेरेन का दैनिक जीवन वास्तव में विदेशी लिंग जियाओ की तुलना में बहुत बेहतर है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कमरे का गुप्त दीपक जो बुझ गया था, अचानक पुनः जल उठा। एन फेरेन चौंक गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है। लिंग जियाओ। वह चौंक गया और चिल्लाना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसका मुंह एक काली छाया से ढका हुआ था और वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। कोई आवाज न करना ही बेहतर है, नहीं तो तुम नीचे जाओ और उस सूमो के साथ चलो। लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और गंभीर थी। फिर उसने छाया को नियंत्रित किया और एन फेरेन के मुंह को छोड़ दिया। जैसी कि उम्मीद थी, एन फेरेन ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि जल्दी में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, फुसफुसाते हुए, दादाजी।
दादाजी लिंगजियो, कृपया मुझे छोड़ दें। मुझे आज के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे ऐसा कुछ करेंगे। ये जानना मेरा कोई काम नहीं है। उसने सोचा कि लिंगजियो उससे बदला लेने आया है। वास्तव में आज रात जो कुछ हुआ उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर वह गलत था तो वही कि उसे अपने दिल में शिकायत नहीं करनी चाहिए थी और लिंगजियाओ को मरने नहीं देना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं आज यहाँ सिर्फ तुमसे इस पर हस्ताक्षर करवाने और अपनी उंगलियों के निशान लगवाने आया हूँ। लिंगजियो मुस्कुराया, एक अनुबंध जो बहुत पहले तैयार किया गया था मेज पर रख दिया और इसे देखने के लिए एनफेरेन को खींच लिया। हे दादाजी, आपको ये पहले कहना चाहिए था। ये बस एक अलग आंगन है। मैं इसे आपको दे दूंगा, बस आपको दे दूंगा। जब एनफेरेन ने देखा कि अनुबंध में केवल उसके लिए अलग आंगन की बात कही गई है तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। यद्यपि यह बहुत कायरतापूर्ण है, लेकिन यह अपनी जान गंवाने से कहीं बेहतर है। उसने जल्दी से हस्ताक्षर किए और अपनी उंगलियों के निशान लगाए। बहुत अच्छा, आज रात अपने लोगों को ले जाओ और किसी भी नौकरानी और गार्ड को यहाँ मत रखो। लिंगजियाओ ने अनुबंध पैक किया, जो सबूत था। यदि कोई परेशानी खड़ी करने आता तो वह डरता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तुरंत चला जाऊंगा। अब एनफेरेन नहीं कहने का साहस कैसे कर सकती थी। जब तक लिंगजियो कहता रहेगा वह सब कुछ सुनता रहेगा। आखिरकार उसके पास केवल एक ही जीवन था और यदि वह वास्तव में इसे खो देता तो वह बहुत कुछ खो देता। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। अगर मैं यहाँ आकर किसी और को देखूंगा तो मैं उसे बिना किसी दया के मार डालूंगा। लिंगजियो ने बोलना समाप्त करने के बाद मुड़कर चला गया। एनफेन इतना क्रोधित था कि उसके दांत खुजलाने लगे, लेकिन उसके पास लोगों को सबसे मूल्यवान चीजें ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फर्नीचर और अन्य चीजें बहुत मूल्यवान नहीं थीं, इसलिए जो समय पर नहीं ली जा सकी उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। जब लिंगजियो वापस आया तो आंगन में वास्तव में कोई नहीं था। आज से आप में से प्रत्येक रहने के लिए एक कमरा चुन सकता है। पिछला केबिन बहुत तंग था। लिंगजियाओ ने किंगलुआनहुआ, लिनयांग, फैंगरू और एमाई रेनफेंग से कहा, कनिष्ठ भाई, मैं और मेरा वरिष्ठ भाई आठ अमर पर्वत के शिष्य नहीं हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? फैंगरू ने कुछ चिंता के साथ पूछा। मैंने कहा कि ठीक है, हमारे पर्वतारोही मास्टर अक्सर बाहर जाते रहते हैं और वैसे भी ब्लैक फेरी माउंटेन में आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ अभ्यास करना बेहतर है और तुम घर के कुछ कामों में भी मेरी मदद कर सकते हो। मुझे तुम्हें इतना बड़ा याद साफ करने के लिए परेशान करना पड़ता है। लिंगजियाओ मुस्कुराया और कहा, फैंगरू और नाओ रेनफेंग को घर के कामों की जिम्मेदारी सौंप दे ताकि वे मन की शांति से रह सकें। अन्यथा उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें हर समय चिंतित रहना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, खाना पकाना, झाड़ू पोछा और बाकी काम हम दोनों ही कर लेंगे। यहाँ एक दिन के अभ्यास का प्रभाव ब्लैक इमोर्टल माउंटेन पर 10 दिनों के अभ्यास से बेहतर है और यह आपके अभ्यास में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। नाओ रेनफेग ने उत्साह से कहा। वास्तव में भले ही ऐसा कोई लाभ न हो, सिर्फ इसलिए कि लिंगजियो ने आज रात उन दोनों को बचाया, भले ही उसे लिंगजियो के लिए काम करने के लिए कहा जाए, वह अभी भी खुश है। ठीक है, चलो पहले बाहर लगी पट्टिका बदल दें और फिर अभ्यास करने के लिए घर वापस चलें। मैं आज रात बहुत देर तक कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जाकर अच्छी तरह आराम करना होगा। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। फिर सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए। ये फिरेन विला जल्द ही लिंगजियाओ विला बन गया। ये स्पष्ट था कि केवल आंतरिक कबीले के बच्चे ही दूसरे आंगन में रहने के पात्र थे, लेकिन लिंगजियो ने एक को हथियाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वास्तव में बक्सियन पर्वत पर इसकी हमेशा मौन अनुमति दी गई है, लेकिन चूंकि विदेशी जाति के बच्चे आंतरिक जाति के बच्चों को अपमानित करने का साहस नहीं करते, इसलिए किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। लिंगजियाओ ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मूलतः वह ऐसा नहीं करना चाहते थे और अनुशासित तरीके से अभ्यास करना चाहते थे। लेकिन समस्या कि मुझे यहाँ आए हुए केवल आधा महीना ही हुआ है, लेकिन मुझे पहले ही कई अनुचित व्यवहारों का सामना करना पड़ चुका है। इस मामले में उसे ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? आप नियम तोड़ सकते हैं, मैं भी तोड़ सकता हूँ। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन बेहतर है। इस समय एनफेरेन एनहुआ के स्थान पर रो रही थी। बूढ़े बुजुर्ग, आपको मेरे लिए निर्णय लेना होगा। लिंगजियो ने मुझे इस तरह अपमानित किया, इसका मतलब है कि वह आपको और कबीले के नेता को गंभीरता से नहीं लेता है। लानत है। अनहुआ क्रोधित थी,
लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसे याद आया कि आज एनिंग विला में लिंग जियो के पीछे बैठे मालिक ने उसे खदेड़ दिया था। अगर वह अब वहां गई और उसे पीट पीट कर मार दिया गया तो कोई भी उसके लिए नहीं रोएगा। वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसके अलावा लिंग जियो बहुत घमंडी और अहंकारी है। ये स्पष्ट है कि उसके पीछे कोई है। अब उसे भड़काना नासमझी है, इसलिए उसे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा वह बदकिस्मत हो सकती है। तुम्हें ये सहना होगा। आपको इसे तब तक सहना होगा जब तक कि शैडो ब्लैक गॉड के लिए लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि वह ये भी मानती है कि जब तक लिंग जियो लड़ाई में खुलेआम मारा जाता है तब तक लिंग जियो के पीछे के लोग भी कुछ नहीं कह सकते, अन्यथा आप पूरे 8 अमर पर्वत के दुश्मन बन जाएंगे। उसने माना कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे लगा कि वह पूरे 8 अमर पर्वत को अपना दुश्मन नहीं बना पाएगा, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। ठीक है फेई रेन, रो मत। क्या यार, तुम क्यों रो रहे हो? पहले दूसरे घर में जाकर रहो। शैडो ब्लैक गॉड की लड़ाई खत्म होने के बाद तुम अपना घर वापस पा सकते हो। वह आदमी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेगा। अनहुआ को सांत्वना देना अनहुआ के लिए परोपकारी नहीं है। हालांकि एनफेरेन इस तरह के आराम से बहुत असंतुष्ट था, लेकिन उसने अनहुआ के सामने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह लिंग जियो नहीं है और उसमें आत्मविश्वास और साहस नहीं है। वह केवल अस्थायी रूप से रहने के लिए अपने दोस्तों की तलाश कर सकता था। इसी समय लिंग जियो ने नए प्रांगण के अंदर और बाहर संरचनाओं की व्यवस्था की। इसमें लगभग 1 रात लग गई और यह काम अगली सुबह तक पूरा नहीं हो सका। उसने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और लिंग जियो ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए वह अच्छे आराम की तैयारी के लिए अपने कमरे में लौट आया। लेकिन अचानक मैंने फैंगरू को ये खबर देते हुए सुना कि एक विशिष्ट अतिथि यहाँ आए हुए हैं। ये प्रतिष्ठित अतिथि कोई और नहीं बल्कि लिन रुक्सियन है। डीकन रुक्सियन, तुम यहाँ आओ और कमरे में बैठो। लेकिन मुझे ये याद कल रात ही मिला था। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आपको लगता है कि 8 प्रमुख परिवार अंधे हैं? उन सभी के पास अन्य परिवारों के बीच जासूस हैं। यहाँ जो कुछ हुआ वह आसानी से उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुँच सकता था। अब मैं सर्पवंश के कुल नेता के भावी उत्तराधिकारियों में से एक हूँ, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता चल जाएगा। इस बिंदु पर लिन रुक्सियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप अब से मुझे डीकन कहना बंद कर सकते हैं? मुझे सिस्टर रुक्सियन कहने के बारे में आप क्या सोचते हैं? निरंतर संपर्क से लोगों के बीच संबंध स्वाभाविक रूप से अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। यही बात लिंग जियाओ और लिन रुक्सियन के लिए भी लागू होती है। अगर लिन रुक्सियन ने शुरुआत में ऐसा कहा था, स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ इस तरह चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि यह अजीब था। लेकिन अब ये सुचारू है। बहन रुक्सियन, आपके मेरे पास आने में जरूर कुछ गड़बड़ है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सवाल सुनते ही लिन रुक्सियन की मुस्कुराहट वाली अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। लिंग जियो, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये खबर बताऊं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उत्साहित या आवेगी नहीं होगे। लिन रुक्सियन ने गंभीरता से कहा। बहन रुक्सियन, आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए मेरे लिए उत्साहित न होना असंभव है, लेकिन मैं खुद को मापना जानती हूँ। अगर कुछ वास्तव में असंभव है तो मैं आवेगपूर्ण नहीं होंगी। लिंग जियो ये बता सकता था कि लिन रुक्सियन जो कहने जा रही थी वह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूँ वह आपकी बहन लिंग जियाओ से संबंधित है। लिन रुक्सियन ने आह भरी। उसे क्या हुआ? लिंग जियो ने अचानक ठंडी जानलेवा मंशा जारी की, जिससे लिन रुक्सियन को थोड़ा डर महसूस हुआ। भयानक जानलेवा आभा के संदर्भ में संभवतः पूरे 8 अमर पर्वत में कोई भी लिंग जियो के साथ तुलना नहीं कर सकता है। इस आदमी की हत्या की मंशा बार बार की गई हत्याओं से और मजबूत हो गई थी। वह घर में नजरबंद है, लिन रुक्सियन ने उत्तर दिया। घर में नजरबंदी। लिंग जियो की जानलेवा आभा एक पल में पूरी तरह से शांत हो गई और उसका पूरा शरीर बर्फ के तहखाने की तरह बेहद शांत हो गया। और यह शांति तूफान से पहले की शांति जैसी है। लिन रुक्सियन वास्तव में नहीं जानती थी कि उसे बात करना जारी रखना चाहिए या नहीं, लेकिन ये कहने के बाद वह बात करना बंद नहीं कर सकी, अन्यथा लिंग जियो खुद ही जांच करेगा। लिंग जियो को जोखिम लेने देने के बजाय उसके लिए ये स्पष्ट करना बेहतर होगा। हाँ, घर में नजरबंद, क्योंकि लिंग जियाओ ने जियान लियूफेंग से शादी करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार किसी और की रखेल बनना किसी भी महिला के लिए अच्छा एहसास नहीं होगा।
और तुम्हारी बहन लिंग जियाओ जियाओ एक बहुत ही सजग लड़की है। वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती या किसी और की रखेल नहीं बनना चाहती। उसे शुरू में जियान लियूफेंग के बारे में अच्छी धारणा थी और उसने ये भी सोचा था कि अगर वह जियान लियूफेंग से शादी करती है तो ये लिंग परिवार के लिए एक बड़ा समर्थक खोजने के बराबर होगा। भविष्य में 8 अमर पर्वतों में बहुत से लोग आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिन रुक्सियन ने आगे कहा, आपको ऐसी जानकारी कैसे पता? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसे लिन रुक्सियन की बातों पर संदेह नहीं था, वह तो बस उत्सुक था। तुम्हारी बहन घर में नजरबंद होने से पहले मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे सब कुछ बताया और उसे तलवार कबीले के लोग मेरे सामने ही ले गए। मैं इस बारे में सचमुच कुछ नहीं कर सकता। लिन रुक्सियन ने असहाय होकर कहा, वह कमजोर नहीं है लेकिन तलवार कबीले से अधिक स्वामी है। केवल एक जियान लियूफेंग के साथ वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी और अधिक मास्टरों के एक साथ आने की तो बात ही छोड़िए। लिंग जियाओ जियाओ की मदद कैसे की जाए, इस पर चर्चा करने के लिए लिन रुक्सियन आज लिंग जियो के पास आए। संख्या में ताकत होती है लेकिन वह अभी भी समझती है। इसके अलावा लिंग जियाओ के पास बहुत सारे चतुर विचार और बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। अपने आप पर जल्दबाजी में काम करने से बेहतर है कि उसके साथ चर्चा की जाए। वह मेरे पास क्यों नहीं आए? लिंग जियाओ ने आह भरी। तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें जवाब पता होना चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हारे बजाय मेरे पास आई क्योंकि वह तुम्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। वह जानती है कि तुमने अब तक बहुत से लोगों को नाराज किया है और अब तुम खतरे में हो। अगर तुम उसकी वजह से फिर से तलवार कबीले को नाराज करोगे तो यह और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं सांप कबीले का भावी उत्तराधिकारी हूँ और वह चाहती है कि मैं मध्यस्थता और बातचीत के माध्यम से उसकी मदद करूँ। लिन रुक्सियन ने उत्तर दिया। बहुत भोला। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी बहन अभी भी दुनिया के लिए नहीं है। रहस्यमय दुनिया साधारण दुनिया से अलग है। ये योद्धाओं की दुनिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम समाधान बल को ही माना जाना चाहिए। लेकिन वह मेरी परवाह करती थी और वास्तव में जानती थी कि मैंने कई लोगों को नाराज किया है। इस दौरान मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, जो वास्तव में शर्मनाक था। अपने आप को दोष मत दो। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि तलवार कबीला उसे शिकार बनाने के लिए इस हद तक जाएगा। बेशक लिन रुक्सियन लिंग जियो को जानता था। हाँ, 8 अमर पर्वतों में तलवार कबीले की प्रतिष्ठा रेत कबीले से बेहतर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेत कबीला एक वास्तविक खलनायक है, लेकिन ये तलवार कबीला एक पूर्ण पाखंडी है। लिंग जियाओ को बहुत दुख हुआ जब उसने सोचा कि लिंग जियाओ जियाओ को तलवार कबीले में कैद किया गया है। वह तो ये भी चाहता था कि वह अभी लिंग जियाओ जियाओ को बचा सके, लेकिन वह आवेगशील नहीं था। इस मामले को कुछ लोगों द्वारा निपटाया जाना चाहिए। अकेले उसका कोई वजन नहीं है। मुझे नहीं पता कि ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक हे जियान कब वापस आएंगे। अगर वह मदद करते हैं तो यह मामला आसान हो जाएगा, लेकिन यदि अदृश्य रात लंबे समय तक वापस नहीं आती है तो उसके पास अकेले इस ड्रैगन और बाघ की मांद में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आप क्या करना चाहते हैं? लिन रुक्सियन ने लिंग जियो को घूरते हुए पूछा। लिंग जियो की आंखों में पागलपन का एक संकेत था और उसने लिन रुक्सियन को देखा और कहा, बहन रुक्सियन, अगर मैं कहता हूँ कि मैं तलवार कबीले में घुसना चाहता हूँ और अपनी बहन को छीनना चाहता हूँ, तो आप क्या करेगी? तुम पागल हो। लिन रुक्सियन को अब वास्तव में पछतावा हो रहा था और उसे लिंग जियो को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए था कि लिंग जियाओ अपनी बहन और भाई लिंग जियाओ जियाओ से बहुत प्यार करता था। अब जब उसने ये कह दिया तो लिंग जियाओ शांति से इसका सामना कैसे कर सकता था? हाँ, मैं पागल हूँ। अगर कोई तुम्हारी सगी बहन को कैद कर ले और उसे शादी के लिए मजबूर करे तो तुम क्या करोगे? लिंग जियाओ की मुस्कुराहट से उसकी ठंडी जानलेवा मंशा का पता चला। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। उसे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। यदि इस कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। यह कोई जबरदस्ती की शादी नहीं है। लिन रुक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या ये जबरन शादी नहीं है? लिंग जियाओ दंग रह गया। यह क्या है? जबरन शादी 1 महीने पहले हुई थी। मूल रूप से तलवार कबीले ने युहुआ टाउन के लोगों और लिंग जियाओ जियाओ को अधीन करने के लिए आपके जीवन को खतरे में डालने की योजना बनाई थी। लेकिन परेशानी की युहुआ टाउन अब एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें रक्षात्मक संरचनाएं परत दर परत हैं। तलवार कबीले के लोग कई बार वहां गए हैं लेकिन बिना सफलता के वापस लौट आए हैं। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है,
तुम्हें रात का अदृश्य संरक्षण प्राप्त है और तुम अंधकार जनजाति के बच्चे हो, इसलिए उनके लिए कार्रवाई करना कठिन है। इसलिए उग्र तलवार कबीला पहले से ही स्थिति का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। लिन रुक्सियन ने सोचा कि उसने पहले ही कह दिया है कि क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए, इसलिए उसे सब कुछ बता देना चाहिए, वरना वह और लिंगजियो एक साथ पागल हो जाएंगे। वैसे भी अगर लिंगजियो मर गया तो उसे लगा कि वह जीवित नहीं रह पाएगी। अधिपति ने अपना धनुष बलपूर्वक खींचा। लिंगजियो के दिल में गुस्सा और भी प्रबल हो गया, एक फत्ते ज्वालामुखी की तरह जो सब कुछ चलाने में सक्षम था। हाँ, उन्होंने आपकी बहन को इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया है। आखिरकार अगर आप इस तरह की चीजों में स्वेच्छा से सहयोग करते हैं तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। यदि आपको इसे जबरदस्ती करना है तो आपको कुछ दवा का उपयोग करना होगा, जो अधिक परेशानी होगी और भविष्य के बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। वे जो चाहते हैं वह बच्चा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ऐसा नहीं करना चाहते। लिन रुक्सियन ने सिर हिलाया और कहा, आज पहला दिन है। मैं आपको सूचित करने के लिए जल्दी से आया हूँ। यदि आप वास्तव में पागल होने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। क्या यह इस लायक है? लिंगजियो ने लिन रुक्सियन को देखा और पूछा। मैं, लिन रुक्सियन, उस व्यक्ति के लिए खून बहाने को तैयार हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। शायद इसलिए कि उसे लगा कि इस बार तलवार कबीले में वापसी नहीं हो सकती, लिन रुक्सियन अपने विचारों को अपने दिल में ही दबाए नहीं रखना चाहती थी। वह साहपूर्वक बोलना चाहती थी और लिंगजियो को बताना चाहती थी। ओह, यह अफसोस की बात है कि बहन रुक्सियन का प्यार मेरे लिए सहन करना कठिन है। लिंगजियो ने आह भरी और मन ही मन सोचा। लिंगजियो को ऐसी वीर महिला का साथ पाकर भाग्यशाली महसूस हुआ। लेकिन एक बार उन्होंने कसम खाई थी कि वह इस जीवन में केवल एक ही व्यक्ति से प्यार करेंगे। उस व्यक्ति ने उसके लिए लगभग अपनी जान दे दी थी और उसे लंबे समय तक पुनर्जन्म लेना पड़ा। यदि उसने लिन रुक्सियन को स्वीकार कर लिया तो क्या वह यूनू के प्रति विश्वासघाती नहीं होगा? उसका विवेक इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? भूल जाओ, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर जाऊं, मैं लिन रुक्सियन और लिंग जियाओ को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगी। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। वह आसानी से भावुक होने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह दूसरों के स्नेह को इतनी गहराई से कैसे नजरअंदाज कर सकता है? उसने लिन रुक्सियन की बातों का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। भावनात्मक रूप से वह वास्तव में एक युवा लड़का ही है। लिन रुक्सियन भी इस बारे में अच्छी तरह से जानता था और इस मामले में उलझा नहीं था। वह अपनी भावनाओं का उपयोग लिंगजियो को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करना चाहती थी। क्या लिंग जियाओ को हर उस महिला को स्वीकार करना होगा जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है? क्या ये थकाऊ नहीं होगा? आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात सुनूंगा। लिन रुक्सियन ने विषय बदल दिया और पुनः एकत्रित हो गए। मैं अगले 2 दिनों में और तैयारी करूंगा और पर्वतारोही का इंतजार करूंगा। तीसरे दिन हम कार्रवाई करेंगे। यदि यह काम नहीं करता है तो हम तलवार कबीले में बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे, भले ही इसका मतलब 8 अमर पर्वत में गृहयुद्ध शुरू करना हो। तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। क्या तुम सच में चाहते हो कि मेरे लिंग परिवार में कोई न रहे? लिंग जियाओ इन 2 दिनों का लाभ उठाकर अधिक शोधन पत्थर तैयार करना चाहता था। किसी दूसरे के क्षेत्र में जाकर पहले से संरचना स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है और यह परिष्कृत पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। और वह ये वुजिंग का भी इंतजार करना चाहता था। उस स्तर का एक और मास्टर होना स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त ईश्वरीय धर्मव्रत को भी विश्राम की आवश्यकता है। अभी थोड़ा समय बचा है। ठीक है, मैं तलवार कबीले पर नजर रखने में आपकी मदद करूंगा और अगर कोई बदलाव हुआ तो मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। तीसरे दिन हम कार्रवाई करेंगे। लिन रुक्सियन बोलना समाप्त करने के बाद चले गए। 2 दिन बीत गए और अभी भी ये वुक्सिंग के बारे में कोई खबर नहीं थी। लिंगजियो ने ये वगुआन से पूछा और तब उसे पता चला कि ये वुक्सिंग और ये वुलियान को संप्रदाय का मिशन मिल गया था और वे बाहर चले गए थे। और यह मिशन तलवार आत्मा स्टोन की शर्तों में बिल्कुल 3 चीजें थीं। यह न तो बहुत जल्दी थी और न ही बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन संप्रदाय का इरादा इस समय दोनों को बाहर भेजने का बहुत स्पष्ट था। मुझे लगता है कि डाक कबीले और स्वॉर्ड कबीले के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने इस मामले पर बहुत काम किया है। लिंगजियो ने यह भी सुना कि कल जियान लियूफेंग और लिंग जियाओ की शादी के भोज में डाक कबीले के एन येक्सिंग और एन हुआ और कई स्वामी अपना समर्थन दिखाने के लिए जाएंगे। ये लोग सचमुच घृणित हैं।
ये जानते हुए भी कि यह एक जबरदस्ती आयोजित विवाह भोज था। महिला ने असहमति जताई। महिला के अधिकांश रिश्तेदारों को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। एकमात्र भाई लिंग जियाओ, जो इसके बारे में जानता था, इससे और भी असहमत था, लेकिन इसे अभी भी जारी रखना था। यह महिला को एक मानव के रूप में नहीं बल्कि तलवार भगवान सम्राट की मार्शल आत्मा और रक्तरेखा को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में व्यवहार करना था। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कल खिलवाड़ मत करना। तुम्हारी ताकत के साथ तलवार कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है, और ये तो बताना ही पड़ेगा कि डार्क नाइट और डार्क फ्लावर तुम्हें मार डालना चाहेंगे। परिवार को साफ करने के लिए वे निश्चित रूप से तुम्हें मार देंगे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लिंग जियो को कुछ बताने के बाद डार्क नाइट विदाउट लाइट ने उसे चेतावनी दी। क्या आप मुझे अपनी बहन को अपमानित होते और फिर कछुए की तरह मारे जाते हुए देखने देना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। आप ऐसा अभी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं, आपके पास उनसे लड़ने के लिए पूंजी नहीं है। इसे एक सबक के रूप में लें। याद रखें कि भविष्य में अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को आसानी से नाराज न करें। अंधेरी रात बिना रोशनी के फिर कहा, अपमानित? मेरी बहन ने तलवार कबीले के साथ क्या किया? मैंने तलवार कबीले के साथ क्या किया? क्या इसका मतलब कि वे जो कुछ भी कहते हैं और हम जो करते हैं उसे अपराध नहीं माना जाता है? कितना हास्यास्पद है। लिंग जियो ने हेई येवु गुआन को देखा और कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा प्रभाव डालूंगा। मैंने सोचा था कि यद्यपि तुम दबंग और थोड़े मूर्ख हो, फिर भी तुम साहसी हो। लेकिन अब मैं बहुत निराश हूँ। तुम पूरी तरह से काया हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। दूर जाओ। मैंने आपको अपने दत्तक पिता के रूप में नहीं पहचाना, जो सही लगता है। ये हेई येवु जिंग है जो वास्तव में मेरे दत्तक पिता बनने के योग्य है। यदि वह अभी भी बक्सियन पर्वत पर है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद अवश्य करेगा। बोलने के बाद लिंग जियाओ ने हेई येवु गुआन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। वह इन दिनों निष्क्रिय नहीं बैठा है। परिष्कृत पत्थर बनाने के अलावा उन्होंने अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। शेन डियान को तलवार आत्मा पत्थर को परिष्कृत करने में मदद करने की प्रक्रिया में उन्होंने बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किए। उनकी साधना लंबे समय से सफलता के कगार पर है। वह तलवार कबीले में जाने से पहले जितना संभव हो सके पहले चरण के यिनयान क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंचना चाहता था। जिद्दी हे वगुआंग ने अपनी आस्तीनें हिलाई और जाने के लिए मुड़ा। लिंग जियाओ ने फिर उसकी ओर नहीं देखा। आखिरी दिन लिन रुक्सियन बहुत सुबह लिंग जियो के आंगन में आ गया। चल दर, उसने लिन रुक्सियन पर नजर डाली और फिर लिन यांग, किंगलुआ नहुआ और अन्य 4 को तलवार कबीले में ले गया। फैंगरू और मियाओ रेन फैंग अपेक्षाकृत कमजोर थे और अगर वे चले गए तो बोझ ही बन जाएंगे। इसलिए उन दोनों को घर की रखवाली के लिए आंगन में छोड़ दिया गया। 10 मिनट से अधिक समय बाद लिंग जियो और अन्य लोग स्वॉर्ड कबीले के परिसर के बाहर आ गए थे। आज का स्वॉर्ड कबीला लोगों, रोशनी और सजावट से भरा हुआ था तथा वहां जीवंत दृश्य था। यहाँ तक कि तलवार कबीले के रक्षक भी लाल कपड़े पहने हुए थे और उत्सवी दिख रहे थे। वे तलवार कबीले के परिसर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। केवल निमंत्रण पत्र रखने वाले ही तलवार कबीले में प्रवेश करने और इस कम गौरवशाली विवाह में भाग लेने के पात्र थे। माफ कीजिए, आपके पास कोई निमंत्रण नहीं है, तुरंत चले जाए या फिर हमारे ऊपर असभ्य होने का आरोप मत लगाए। लिंग जियाओ को निश्चित रूप से कोई निमंत्रण नहीं मिला था। तलवार कबीले के लोग उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे, तो वे उसे निमंत्रण कैसे दे सकते थे? इससे भी अधिक, यह विवाह स्वयं बहुत ही भयावह और घृणित था। वे इस बात से भी चिंतित थे कि लिंग जियाओ परेशानी खड़ी करने आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये व्यक्ति लिंग जियाओ जियाओ का छोटा भाई है, 8 अमर पर्वत पर लिंग जियाओ जियाओ का एकमात्र रिश्तेदार। उसकी शादी में उसका एकमात्र रिश्तेदार प्रवेश नहीं कर सकता। ये कैसा नियम है? लिन यान कोसने से खुद को नहीं रोक सका। हमें इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी कबीले के नेता ने आदेश दिया है कि बिना निमंत्रण के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। पहरेदारों ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की तथा ठंडे लहजे में बात की। क्या होगा अगर हमें अंदर जाना पड़े? लिन रुक्सियन ने ठंडे स्वर में पूछा। वह अच्छी तरह जानती थी कि लिंग जियाओ आज वापस नहीं जा सकता। वह लिंग जियाओ जियाओ को बचाने के लिए यहाँ आया था। वह यहाँ आकर अंदर कैसे नहीं जा सकता था? मिस लिन, आप सांपों के कबीले की भावी उत्तराधिकारी हैं। आपको इन लोगों के साथ क्यों घुलना मिलना है? जहाँ तक मुझे पता है,
आपको निमंत्रण मिलना चाहिए, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन वे नहीं जा सकते। गार्ड ने लिंग जियाओ, लिन यांग और किंग युआनहुआ की ओर इशारा किया। लिन रुक्सियन बोलना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे जानलेवा आभा का विस्फोट महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गार्ड बाहर निकल गए। हालांकि वह मरी नहीं, लेकिन उन्हें रोकना असंभव था। बहन रुक्सियन, आप बहुत विनम्र हैं। हम आज यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने ही यह कदम उठाया था और लिंग जियाओ ने ही बात की थी। इन गार्डों के साथ शब्दों को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। लिन रुक्सियन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और उसके पास लिंग जियाओ के साथ आंगन में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आंगन में प्रवेश करने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान थे और वे भीड़ में घुल मिल गए थे, जो वास्तव में थोड़ा असंगत था। अगर दूसरी पार्टी उन्हें ढूंढ भी लेती तो भी वे आसानी से कोई कार्रवाई नहीं करते। आखिरकार इतने सारे मेहमानों के साथ तलवार कबीले का चेहरा खराब नहीं हो सकता था। जब वे बैठे तो तलवार कबीले के जियान लियूफेंग ने पहले ही लिंगजियो को पहचान लिया था। जियान लियूफेंग ने दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे और वह बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन किसने सोचा था कि इस खूबसूरत रूप के नीचे उसका दिल एक क्रूर था। ये कठोर कहावत सही है, मानव वेश में जानवर, ये वास्तव में इस प्रकार के लोगों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ, लियूफेंग? सवाल पूछने वाला जियान लियूफेंग का भाई जियान मोफेंग था। हालांकि जियान मोफेंग बड़ा भाई है, लेकिन उसकी ताकत जियान लियूफेंग से बहुत दूर है। उसके पास केवल यिन यान क्षेत्र के तीसरे स्तर का चरम साधना स्तर है। हालांकि लिंगजियो को लगा कि यह व्यक्ति समान स्तर की साधना वाले रेत की मूर्तियों और रेत के चीलों से अधिक शक्तिशाली था। यदि तीसरे स्तर के शिखर से लेकर चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण तक की यात्रा को 10 चरणों में विभाजित किया जा सके, तो रेत मूर्ति और रेत ईगल ने अभी केवल पहले चरण में प्रवेश किया है। जियान मोफेंग 5वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं और एनफितियान 9वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं। वह लिंगजियो यहाँ है, मुझे डर है कि कुछ बुरा होगा, जियान लियूफेंग ने उत्तर दिया। लियूफेंग, तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, है न? अपनी कम ताकत के साथ वह बुरे काम कैसे कर सकता है? अगर वह परेशानी पैदा नहीं करता है तो कोई बात नहीं। एक बार जब वह ऐसा करेगा तो हम उसे मौके पर ही मार देंगे, ताकि भविष्य में कोई भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत न करे। जियान मोफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे चिंता है कि लिन रुक्सियन से निपटना मुश्किल होगा। मुझे डर है कि मेरे भाई को खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। सावधान रहना बेहतर है। मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने एक बार अन्नी के आंगन में बहुत बड़ा उपद्रव किया था। आपको समझना चाहिए कि अन्नी की ताकत कितनी भयानक है। यहाँ तक कि अनहुआ और अन्नी कबीले के बुजुर्ग भी उस समय वहाँ मौजूद थे, लेकिन वे सभी इस आदमी से बच गए। उसे अभी भी थोड़ा होशियार होना चाहिए और उसे दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। एक बार जब हम दुश्मन को कम आंकेंगे तो ये हमारी मुसीबत बन जाएगी। तलवार प्रवाह शैली, ठीक है, तो मैं पहले उसे मारने के लिए लिंगयुक को भेजूंगा। वह किसी की नज़र में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मरने के बाद उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि यह किसने किया। जियान मोफेंग ने उपहास किया, तो फिर यह सब आपकी बदौलत है, दूसरे भाई। जियान लियूफेंग ने अपनी नज़र हटा ली। वह वास्तव में लिंगजियो के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसने एक नज़र डालने के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन अब वह 8 अमर पर्वत में एक बहुत ही संभावित शिष्य बन गया है। वह वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा वाला व्यक्ति है। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आज उसका जीवित बच पाना संभव नहीं है। जियान मोफेंग ने उपहास किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को अपने पीछे आने को कहा और शराब के कई गिलास लेकर उस सीट पर पहुंचा जहां लिंग जियाओ और अन्य लोग बैठे थे। फिर उसने अंदर से एक कप लिया और कहा, ये वास्तव में जियान को बहुत खुश करता है कि ये कुछ लोग लियूफेंग के विवाह समारोह में आ सकते हैं। जियान माओ, आप सभी को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ हैं। नाटक करना बंद करो। क्या तुम खुश हो? तुम बहुत खुश हो, ये जानते हुए कि हम यहाँ तथाकथित दुल्हन को चुराने आए हैं, लिन यांग ने घृणा से कहा। जियान मोफेंग की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन तुरंत ही ढीली पड़ गईं। फिर भी वह मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, आगंतुक एक अतिथि है, इसलिए आपको शराब का ये गिलास तो पीना ही होगा। जहाँ तक आप आगे क्या करने जा रहे हैं, यह आपका मामला है, लेकिन यदि आप हमारे तलवार कबीले में अनियंत्रित रूप से घूमेंगे तो अंतिम परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं सम्मान के प्रतीक के रूप में सबसे पहले शराब का ये गिलास पीऊंगा।
जियान मोफेंग ने शराब एक ही घूंट में पी ली। फिर उसने लिंग जियाओ और अन्य लोगों की ओर देखा, लेकिन लिन यान, किंगलुआ नहुआ और लिन रुक्सियन अपने कप नहीं हिला सके। मेरे पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है, दुश्मन की शराब मत पीना और दुश्मन का खाना मत खाना। कौन जानता है कि तुमने यहाँ क्या बोया है? लिन यांग ने अपने होठों को मोड़कर कहा। किंगलुआ नहुआ और लिन रुक्सियन कभी शराब नहीं पीते, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शराब नहीं पिएंगे। हालांकि लिंग जियो ने कप उठाया और थोड़ा मुस्कुराया। मैंने शराब का ये गिलास पी लिया। मैंने इसे आपके लिए पिया, मेरे लिए। जियान मोफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या सोचे। क्योंकि तुम जल्द ही मर जाओगे, मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शराब का ये गिलास दूंगा। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद शराब का गिलास उठाया और उसे पीने ही वाला था। लिन रुक्सियन ने जल्दी से उसे रोका और कहा, सावधान रहो, शराब जहरीली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। लिंग जियाओ ने शराब एक ही घूंट में पी ली। जियान मोफेंग ने लिंग जियो को शराब पीते हुए देखा और अचानक एक क्रूर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने ये कहने की हिम्मत की कि मैं मरना चाहता हूँ? मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मरना चाहते हो। हालांकि इस शराब में कोई जहर नहीं है। लेकिन उसने अनंत जीवन पैलेस से ऊंचे दाम पर हुआ गोंद पाउडर खरीदा। अगर आज तुम इसे पी लोगे तो भले ही मरो नहीं, पर बेकार हो जाओगे। ओह, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। शराब में कुछ गड़बड़ थी, उसे कैसे पता नहीं चला? बात बस इतनी सी है कि वह डरता नहीं है। उसने पहले ही ताइची आंखों से इसका विश्लेषण किया था और पाया था कि शराब में हुआ गोंद पाउडर था, लेकिन हुआ गोंद पाउडर का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। उसने पहले भी प्रयोग किए थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं था। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। तुम्हारा ये भद्दा झूठ तुरंत सामने आ जाएगा। जियान मोफेंग को लगा कि लिंग जियो सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसलिए उसने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, फिर मुड़कर चला गया। लिंग जियो, अब कार्रवाई करने की तुम्हारी बारी है। लिंग जियाओ को मैंने पहले ही हुआ गोंद पाउडर दे दिया है। भले ही वह ताकतवर हो, लेकिन वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जियान मोफेंग दूर चला गया और अपने पीछे खड़ी एक लगभग अदृश्य काली आकृति को निर्देश देने लगा। दूसरे युवा मास्टर, चिंता मत करो। यह मत कहो कि उसने हुआ गोंद पाउडर ले लिया। भले ही उसने इसे नहीं लिया हो, लिंग जियो उसे आसानी से मार सकता है। अंतिम विश्लेषण में वह सिर्फ एक योद्धा है जो येनयान क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर के मध्य स्तरीय साधना स्तर तक पहुंच गया है, जबकि मैं एक देर से स्तर की साधना स्तर पर हूँ। मेरी हत्या करने की कला डार्क टेम्पल की सच्ची विरासत से आती है। उसे मारना आसान है। लिंग जियो नामक ये काली आकृति स्पष्ट रूप से लिंग जियो के वास्तविक साधना स्तर को नहीं जानती थी, क्योंकि लिंग जियाओ की सबके सामने साधना ही वह क्षेत्र था जिसे वह जानता था। बहुत अच्छा, बस निश्चिंत रहो। जियान मोफेंग के मुंह के कोने पर एक भयावह व्यंग्य उभर आया। लिंग जियो एक आत्मा हत्यारा है जिसे उनके तलवार कबीले द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। यह उनके द्वारा उठाया गया पृथ्वी दानव है, जो पृथ्वी के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो सकता है। डार्क टेम्पल की खेती के साथ युग्मित, हालांकि खेती का स्तर अधिक नहीं है। यिन और यांग दायरे में नरक के चौथे स्तर तक पहुंच चुके योद्धा की हत्या करना मुश्किल नहीं है। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही न करें। कई वर्षों से लिंग जियो तलवार कबीले का बहुत भयानक हत्यारा रहा है। जब भी वह कोई कार्रवाई करता है तो कभी चूकता नहीं। उसके हाथों मारे गए योद्धाओं में से 3 ऐसे थे जो येनयान क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गए थे। नरक के 5वें स्तर में चरम साधना स्तर वाले 6 साधारण येनयान क्षेत्र हैं। ताकत के मामले में ये लोग लिंग जियो से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन लिंग जियो की हत्या कौशल वास्तव में बहुत मजबूत हैं। लिंग जियो को मारने के लिए उसका उपयोग करना वास्तव में अतिशयोक्ति थी, लेकिन जियान मोफेंग ने फिर भी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। निर्देश सुनने के बाद लिंग जियो तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। वह एक भूत की तरह था जो शादी के हॉल में घूम रहा था। जब तक वह नरक के 5वें स्तर पर साधना करने वाले कई शक्तिशाली लोगों के पास से गुजरता, जब तक वह अपनी हत्या की मंशा प्रकट नहीं करता, तब तक वे लोग उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। ये दृश्य सचमुच बहुत भयावह है। बॉस, क्या आप वास्तव में ठीक हैं? ये तलवार कबीला वास्तव में हमसे निपटने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है, यहाँ तक कि हुआ गोंद पाउडर का भी उपयोग करने को तैयार है। इस चीज को खरीदना मुश्किल है और यह बेहद महंगी है। लिन यांग ने लिंग जियो से चिंतित होकर पूछा।
लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया, अपने साथ लाया हुआ पाउडर शराब और व्यंजनों में डाला और फिर कहा, ठीक है, आप इन चीजों को खा सकते हैं, जैसा चाहे आनंद ले सकते हैं। बाकी तीनों को स्वाभाविक रूप से लिंग जियाना पर बहुत भरोसा था। हालांकि वे एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी उन्होंने खाना शुरू कर दिया। हालांकि वे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए हैं, लेकिन स्वॉर्ड कबीले द्वारा नियुक्त शेफ आटमर काउंटी में सबसे प्रसिद्ध शेफ है। उसका खाना न चखना अफसोस की बात होगी। तीनों ने खाना खाया और सब कुछ ठीक हो गया। इस दृश्य ने दूर से खड़े जियान मोफेंग को चौंका दिया। चाहे तुम चिकित्सा में कितने भी अच्छे क्यों न हो, तुम आज मर जाओगे। उसने पुनः क्रूर भाव प्रदर्शित किया। वहां मेज पर लिंग जियो ने अचानक एक आधी मुस्कान दिखाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तलवार कबीले में पृथ्वी दानव का सामना कर सकता हूँ। वह मन ही मन व्यंग कर रहा था, लेकिन उसने उस काली छाया की ओर देखा तक नहीं, जो सोच रही थी कि उसने उसे सभी से छुपा रखा है। अचानक जमीन से एक तेज ब्लेड निकला, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था, और लिंग जियो के शरीर पर वार किया। ये तलवार बिजली की तरह तेज और अत्यंत क्रूर थी। लिन रुक्सियन के लिए उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। किंगलू अनहुआ और लिन यान तो जो कुछ हुआ उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। हे, मर जाओ बच्चे, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हें तलवार कबीले को नाराज नहीं करना चाहिए था और शादी के भोज में शामिल होने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। लिंग यू को लगा कि यह हत्या बहुत उबाऊ थी और यह इतना आसान था कि प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वह उसकी तलवार के नीचे एक मृत आत्मा बनने वाला था। लेकिन वह आसानी से पैसा कमाना पसंद करता था। दूसरे युवा गुरु ने उससे वादा किया था कि अगर वह लिंग जियो को मार देगा तो वह उसे उच्च श्रेणी की जैद मार्शल आर्ट का एक सेट इनाम में देगा। उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक था, धन से कहीं अधिक आकर्षक। तलवार कबीले ने वास्तव में पृथ्वी दानव को एक हत्यारे के रूप में पाला था। मुझे आश्चर्य है कि अगर तुम्हारा शरीर शादी के मंच पर फेंक दिया जाए तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अचानक लिंग यू के कानों में एक भयानक आवाज सुनाई दी। इससे वह डर गया। उसी समय उसने पाया कि उसका लक्ष्य गायब हो गया है। ये तब गायब हो गया जब उसका खंजर प्रतिद्वंद्वी से 3 इंच से भी कम दूरी पर था। वह घबरा गया और भागने के लिए उसने अपनी गति बढ़ा दी, क्योंकि वह मर नहीं सकता था। एक बार जब उसका शरीर सामने आ गया तो तलवार कबीले द्वारा अतीत में किए गए कई काम सार्वजनिक हो जाएंगे। अब चले जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है? छी! लिंग जियो की उंगलियों से एक तेज तलवार की ऊर्जा निकली, फिर हवा में गुजरी और काली आकृति के गले को छेद दिया। ये स्थिति लिंग जियो की हमला करने की पसंदीदा स्थिति है, क्योंकि योद्धा चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब तक वह यिन और यांग दायरे में है, अगर उसका गला छिद गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कोई खून नहीं बहा। काली छाया के शरीर से जो निकला वह काला धुआं था, एक जादुई बादल की तरह। टकराना, एक आकृति उड़कर बाहर आए और सीधे विवाह मंच की दीवार पर जा लगी। आवाज काफी तेज थी और उसने लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लिंग्यू का शरीर पूरी तरह से सबके सामने उजागर हो गया है। पुराने दानव का स्वरूप अभी भी बहुत विशिष्ट है। उनकी त्वचा का रंग गहरा, कान लंबे और शरीर पतला होता है। उनकी आंखें सुंदर रत्नों की तरह चमक रही थीं। उनके शरीर पर हमेशा हत्या के लिए विभिन्न उपकरण मौजूद रहते हैं। खंजर उनमें से एक है। लिंग्यू वास्तव में मर चुका है। जियान मोफेंग लगभग सुस्त अवस्था में आ गया। जियान लियुफेंग भी थोड़ा हैरान था। तुम्हें पता ही होगा कि यह धरती का दानव हत्या करने में माहिर है। उसके शरीर की बनावट इंसानों से अलग है। वह बहुत हल्का है और उड़ने जितनी तेजी से चल सकता है। सबसे भयानक बात कि वे जन्म से ही एक दूसरे को मारते आ रहे हैं। अंत में केवल कुलीन वर्ग ही बचता है। यदि उन्होंने मानव मार्शल आर्ट को परिष्कृत किया होता और व्यवस्थित हत्या तकनीकों का भी अभ्यास किया होता तो यह वास्तव में भयानक होता। इसलिए पृथ्वी दानव हत्यारा किसी भी महाद्वीप पर एक भयानक अस्तित्व है। लिंग जियाओ ने पहले भी राक्षसों को देखा था। पृथ्वी दानव के साथ मुठभेड़ों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ये पृथ्वी दानव हत्यारे को देखने का पहला अवसर था। जियान मोफेंग और जियान लियुफेंग की नज़र में भले ही लिंग्यो द्वारा उनकी हत्या कर दी गई हो, ये बहुत खतरनाक होगा और वे मौत से भी बच सकते हैं। आज लिंग्यो ने कार्रवाई की और वास्तव में मारा गया। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह किसने किया, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये युवा मास्टर जियान एर का पालतू नहीं हो सकता। ये वास्तव में बेकार है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और जियान मोफेंग की ओर अपने हाथ बढ़ाए। क्या तुमने उसे मार डाला?
हालांकि जियान मोफेंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ, वह बहुत क्रोधित था। लिंग्यू को विकसित करने के लिए उन्होंने न केवल बहुत समय लगाया बल्कि बहुत पैसा भी खर्च किया। कुछ मृत सैनिकों को भी विशेष रूप से लिंग्यू के साथ अभ्यास करने के लिए नियुक्त किया गया था। स्वाभाविक रूप से इनमें से कई सैनिक मर गए। जब लिंग्यू की मृत्यु हुई तो उन्हें वास्तव में भारी क्षति हुई। तो इस समय जियान मोफेंग को कोई अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी दानव हत्यारे लिंग्यू के खुलासे का क्या मतलब था। उसका मन पहले से ही जल रहा था और वह क्रोध से अभिभूत था। हाँ, मैंने उसे मार डाला, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। तुम मौत की तलाश में हो। जियान मोफेंग ने अचानक अपनी तलवार खींच ली और दहाड़ा। लिंग जियो ने जियान मोफेंग को तिरस्कार से देखा और कहा, लिंग्यो, पृथ्वी दानव हत्यारा। 8 अमर काउंटी में नहीं, मेरा मानना है कि यहाँ तक कि जुवानवो महाद्वीप के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में भी संभवतः बहुत अधिक संख्या में नहीं होंगे। इस छोटे से 8 अमर काउंटी में एक का होना पहले से ही बहुत अच्छी बात है। यह अफसोस की बात है कि आज वह मेरे द्वारा मारा गया। दूसरे युवा मास्टर जियान का गुस्सा समझा जा सकता है। ये पृथ्वी दानव हत्यारा निकला, वह भयानक अस्तित्व जिसने मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध के युग के दौरान कई मानव नायकों की हत्या की थी। कुछ हद तक ये लोग स्वर्गीय दानव से भी अधिक भयानक हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 8 अमर काउंटी में, यहाँ तक कि 8 अमर पर्वत के अंदर भी कुछ स्वामी रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। कुछ लोग एक ही झटके में मारे गए और उनके पास पीछे कुछ भी छोड़ने का समय नहीं था, लेकिन कुछ स्वामी फिर भी रहस्यमय मृत्यु संदेश छोड़ गए। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है कि इसका इस पृथ्वी राक्षस हत्यारे से कुछ लेना देना है। वे कहते हैं कि उत्साह देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तलवार कबीले ने मूल रूप से 8 प्रमुख परिवारों के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की, लेकिन लिंग्यो को कई शर्मनाक काम करने पड़े। अब जब लिंग्यो का पर्दाफाश हो गया है तो इन बातों को छिपाया नहीं जा सकता। जियान मोफेंग, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, क्या हमारे जैन कबीले के एल्डर चेन को लिंग्यो ने मार डाला था? मरने से पहले वे शून्य शब्द छोड़ गए थे। मैं इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन आज आखिरकार मैं इसे समझ गया। उसकी मृत्यु का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसा कि पृथ्वी दानव हत्यारे द्वारा मारे गए व्यक्ति का था। 8 अमर पर्वत के 8 प्रमुख परिवारों में से एक जैन कबीले का नेता खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। यद्यपि जैन कबीला अब 4 प्रमुख कबीलों रेत कबीले, काला कबीला, तलवार कबीला और सांप कबीले जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन चूंकि यह 8 प्रमुख परिवारों में से एक है, इसलिए इसमें इतनी ताकत है कि कोई भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि वह इस तरह अपराध की जांच करने के लिए एक सेना खड़ी करता है तो यह तलवार कबीले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। आखिरकार जो व्यक्ति मर गया वह जैन कबीले का एक बुजुर्ग था। परिवार के बुजुर्गों के बाद बुजुर्गों का स्थान दूसरा होता है। अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। यह अफसोस की बात है कि जैन कबीला बदला लेना चाहता है, लेकिन वे नहीं जानते कि किससे बदला लेना है। अब जब उसे अंततः सुराग मिल गया था तो वह क्रोधित भी था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बादलों के बीच से सूर्य और चंद्रमा को देख सकता है। न केवल जैन कबीला बल्कि 8 प्रमुख परिवारों में से कोन कबीला, पक्षी कबीला और चंद्र कबीला सभी उस पर आरोप लगाने के लिए आगे आए। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में जब 8 प्रमुख परिवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो निश्चित रूप से क्षति होती थी। अगर यह गंभीर लड़ाई है तो फिर यही बात है, लेकिन इस पृथ्वी राक्षस हत्यारे द्वारा हत्या किया जाना केवल एक अपमान था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? लिंग जियाओ ये सब उदासीनता से देख रहा था। यह एक अप्रत्याशित खोज थी। अप्रत्याशित रूप से एकमात्र पृथ्वी दानव हत्यारे ने तलवार कबीले को सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बना दिया। हाँ, तलवार कबीला अब खत्म हो गया है बॉस, हमें शायद अब और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लिन यांग जब ये दृश्य देखा तो बहुत उत्साहित हुआ। ये बेकार है। तलवार कबीले के प्रमुख जियान कुन, तलवार कबीले के बुजुर्ग जियान रुचाओ और अन्य लोग लोमड़ियों की तरह चालाक हैं। अगर वे अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह अकेले तलवार कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से तलवार कबीले के बुजुर्ग जियान रुचाओ ने अचानक मेज पर थपकी दी और खड़े होकर कहा, एक राक्षस हत्यारे की लाश ने आपको मेरे तलवार कबीले को बदनाम करने की अनुमति दी है। क्या आप इस घृणित साजिश को नहीं देख सकते हैं?
ये केवल किसी व्यक्ति द्वारा किया गया नाटक है जो मेरे तलवार कबीले को फंसाने और 8 अमर पर्वत में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मास्टर जियान रुचाओ न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि मोटी चमड़ी वाले भी हैं। ये लिंग यू तलवार कबीले में प्रकट हुआ और मेरी हत्या करने की कोशिश की। क्या ये भी कोई और है जो तुम्हें फंसा रहा है? अगर तुमने उसे अंदर नहीं आने दिया होता तो क्या मास्टर जियान रुचाओ की ताकत एक राक्षस हत्यारे को भांप नहीं पाती? ये वाकई हास्यास्पद है। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वैसे भी उसने पहले से ही तलवार कबीले के साथ अपना चेहरा फाड़ने की योजना बनाई थी, इसलिए वह अच्छे को पुरस्कृत करने और बुरे को दंडित करने वाले हॉल के आंतरिक हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर को अपमानित करने से डरता नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज की शादी में तुम लोग चुपके से घुस सकते हो, एक राक्षस हत्यारे का तो जिक्र ही मत करो। जियान रुचाओ ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे तलवार कबीले को फंसाओ मत, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या ये धमकी है? डिप्टी हॉल मास्टर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अभी जब मैंने लिंग यू की लाश देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तलवार कबीले के दूसरे युवा गुरु जियान मोफेंग को किस बात पर झटका लगा। वह किससे डरता था? मुझे मत बताओ कि एक योद्धा राक्षसों से डरता है। ऐसा मूर्खतापूर्ण कारण वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त नहीं कर सकता। हाँ, जियान मोफेंग की अभिव्यक्ति अभी बहुत अजीब थी और उसने स्पष्ट रूप से पूछा कि पुराने दानव को किसने मारा। लिंग जियो के जवाब देने के बाद वह भी लिंग जियो को मारना चाहता था। वह वास्तव में गुस्से में था। भीड़ में अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी को अचानक कुछ एहसास हुआ हो। इस आवाज का काफी प्रभाव पड़ा, जिससे कई लोगों का ध्यान जियान मोफेंग की ओर गया। जियान मोफेंग का चेहरा, जो पहले शांत नहीं था, अब बेहद घबराया हुआ हो गया। जियान मोफेंग, बेहतर होगा कि तुम आज ये स्पष्ट कर दो, अन्यथा तुम्हारा तलवार कबीला अब 8 अमर पर्वत पर नहीं रह पाएगा। जैन कबीले के गुरु ने जियान मोफेंगदाओ को उदासीनता से देखा। अन्य 3 प्रमुख परिवारों के स्वामी भी खड़े हो गए और जियान मोफेंग पर ठंडी नजरें डाली। यदि आप एक ही समय में 4 प्रमुख परिवारों को अपमानित करते हैं तो चाहे तलवार कबीला कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे। इससे जियान मोफेंग और भी अधिक घबरा गया। जियान मोफेंग को इस तरह देखकर तलवार कबीले के नेता जियान कुन को पता था कि उसके लिए इसे समझाना असंभव था। इसलिए वह खड़ा हुआ, भीड़ को शांति से देखा और कहा, ये लिंग्यो कौन है? यह पृथ्वी दानव हत्यारा कौन है? हम तलवार कबीले को कोई पता नहीं है। आज मेरे बेटे जियान लियूफेंग की शादी है। मैं इस जगह को खून कैसे देखने दे सकता हूँ? ये स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला कोई व्यक्ति है जो हमारे 8 अमर पर्वत की एकता को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक क्वांजी मोफेंग के हैरान और भयभीत होने की बात है तो ये सामान्य बात है। यदि कोई अपने भाई की शादी में किसी की हत्या कर देता है तो वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित होगा, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जियान कुन, ये बूढ़ा लोमड़ी बेदाग सटीकता के साथ बोलता है। जो बातें स्पष्ट रूप से अनुचित लगती हैं, वे वास्तव में उसके मुंह से निकलते ही उचित हो जाती हैं। खूब कहा है। लिंग जियो अचानक खड़ा हो गया और तालियां बजाते हुए बोला, तलवार कबीला वास्तव में दूसरे की तुलना में एक पहाड़ ऊंचा है और प्रत्येक चेहरा दूसरे की तुलना में मोटा है। तुम बहुत अहंकारी हो। जियान कुन ने लिंग जियो को देखा और वास्तव में लिंग जियो को वहीं मार डालना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं सका, क्योंकि अगर उसने लिंग जियो को मार दिया तो ये स्वीकार करने के बराबर होगा कि लिंगियो को उनके तलवार कबीले द्वारा भेजा गया था। आखिरकार वे लोगों को मारने और उन्हें चुप कराने की जल्दी में हैं। मेरी बात सुनो तुम लोग, और अपनी टिप्पणी दे सकते हो। पृथ्वी दानव हत्यारा प्रकट होता है और गायब हो जाता है। लिंग जियो जैसा जूनियर इसे कैसे रोक सकता है या इसका पता लगा सकता है? इसके बारे में सोचें। एक वास्तविक पृथ्वी दानव हत्यारा एक योद्धा को भी मार सकता है जो नरक के 5वें स्तर तक साधना कर चुका है। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि वह एक योद्धा जो नरक के 3रे स्तर तक साधना कर चुका है, वही पता लगा सकता है कि लिंग्यो क्या है? मुझे लगता है कि यह इस आदमी द्वारा बिछाया गया एक जाल है। वह सिर्फ 2 लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहता जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बहुत बेशर्मी है। सही और गलत में भ्रमित होने की यह क्षमता अद्भुत है। दर्शकों में से कई योद्धा जो मूल रूप से बहुत क्रोधित थे, उन्होंने अपना गुस्सा लिंग जियो की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। बॉस, ये बूढ़ा लोमड़ी अपने मुंह से बहुत शक्तिशाली है। आज आप अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल चुके हैं। लिन यांग ने चिंतित होकर कहा, हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी लोमड़ी ने हम पर यह मुसीबत डाल दी है।
घबराएं नहीं। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियान कुन को देखा और कहा, तलवार कबीले के राजसी नेता, उनके मुंह का कौशल वास्तव में शानदार है। आज इस जूनियर ने अंततः इसे देख लिया है। तुम्हारी बात सुनकर अगर लिंगियो आज मुझे मारना चाहेगा तो यह मेरे लिए अशुभ होगा। यदि मैं तुम्हें खोज लूंगा तो यह मेरी ओर से जानबूझकर किया गया एक षड्यंत्र होगा। हाँ, दिलचस्प है। परिणाम चाहे जो भी हो, आप तलवार कबीले इससे बाहर रहने में सक्षम प्रतीत होते हैं। ये सही है, क्योंकि आपके पास लिंगियो की हत्या का पता लगाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। तथ्य कि आप जीवित हैं इसका मतलब है कि लिंगियो का आपसे कुछ लेना देना है, और यह भी बहुत संभव है कि वह आपका अधीनस्थ हो। जियान कुन ने लिंगजियो को पाखंड भरी नजर से देखा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से खून थूक रहा था। हाँ, ये दिलचस्प है, ये वास्तव में दिलचस्प है। मैं लिंगियो को लाया, जिसे आप तलवार कबीले के स्वामी भी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैंने उसे आपको मारने नहीं दिया। वह कबीले का नेता जो बकवास करता है, और मैंने उसे तलवार को मारने नहीं दिया जिसने मेरी बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। बहती हवा, लेकिन मैंने बोरियत के कारण ये चाल चली। क्या मैं बेवकूफ हूँ? लिंग जियाओ मुस्कुराया। आप जितना चाहे उतना शानदार बोल सकते हैं, लेकिन आप जो भी करें, आपको सबूत तो देना ही होगा। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लिंगियो तुम्हारा है। मैंने अभी जो कहा वह सिर्फ एक अनुमान है। अगर इसकी पुष्टि भी हो जाती है तो भी यह सिर्फ एक गलत अनुमान है। आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि लिंगियो हमारे तलवार कबीले से संबंधित है, इसलिए आपके शब्द फ्रेम अब से अधिक कुछ नहीं है। जियान कुन ने ठंडी सांस ली और शांति से कहा। उनके शब्दों से उन आकाओं को थोड़ा झटका लगा, जो मूल रूप से बदला लेने की योजना बना रहे थे। आखिरकार, बिना किसी सबूत के, ये कहना कोई मतलब नहीं रखता कि तलवार कबीले ने अपने परिवार के मालिक की हत्या करने के लिए पृथ्वी दानव हत्यारे लिंगियो को उठाया। यहाँ तक कि अगर वे इस मुद्दे को परिवार के मुखिया के सामने भी लाते, तो भी चारों प्रमुख परिवार इसका कारण बताने में असमर्थ होते। कई लोग आह भरकर वापस बैठ गए, लेकिन वे सभी थोड़े नाखुश थे। मैंने सोचा था कि अतीत में कबीले के स्वामी की हत्या का रहस्य सुलझ गया है, लेकिन कौन जानता था कि यह अभी भी व्यर्थ है। हालांकि लिंग जियो के अगले शब्दों ने बदला लेने के लिए उनके क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। चीफ जियान कुन, आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास सबूत नहीं है। उन्होंने जियान कुन को तिरस्कार से देखा और कहा, यद्यपि आप वाक्पटु हैं, ये घटना अचानक हुई है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप सभी सबूत मिटा सकें। लिंग जियो ने उपहास किया, फिर जैन कबीले, यू कबीले, बड कबीले और कोम कबीले के स्वामियों की ओर देखा और कहा, आप चारों लिंगियों के शरीर की खोज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ अप्रत्याशित मिलेगा। ये सुनकर जियान कुन और जियान रुचाओ के हाव भाव थोड़े बदल गए, जबकि जियान मोफेंग पहले से ही कांप रहा था। मैं आहत हूँ। चारों स्वामी विवाह के मंच पर कूद पड़े। जियान कुन ने उसे नहीं रोका, क्योंकि इसे रोकना एक दोषी विवेक माना जाएगा, जिससे चार प्रमुख परिवारों को विश्वास हो जाएगा कि यह उनके तलवार कबीले ने किया था। उस समय सबूत महत्वपूर्ण नहीं होंगे। भले ही चार प्रमुख परिवार सिर्फ चेहरे की खातिर हों, वे कभी भी तलवार कबीले को आसान समय नहीं देंगे। चारों लोगों ने लिंगियों के शरीर की तलाशी ली और उसकी कमर से एक कमरबंद बरामद किया। ये कमर बिल्ला बहुत नाजुक है। अगर आप इसे दृष्टि से देखें तो इस पर तलवार कबीले का कोई निशान नहीं है। आखिरकार हत्यारे संदिग्ध काम करते हैं, और अगर उस पर तलवार कबीले का निशान हो तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। लेकिन लिंगियों को तलवार कबीले में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देने के लिए इस कमर कार्ड में स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष डिजाइन होंगे। सामान्य दिनों में यदि लिंगियों को लगता कि उसका जीवन खतरे में है, तो वह स्वाभाविक रूप से सबसे पहले बेल्ट को नष्ट कर देगा और सुरागों को काट देगा। हालांकि आज लिंग जियो ने बहुत तेजी से गोली चलाई और उसके पास कोई मौका नहीं था। चारों मास्टरों ने जल्दी ही कमर कार्ड की विशेषताओं की खोज कर ली। जियान कुन, आपको और क्या कहना है? इस कमर कार्ड में आपके बेटे जियान मोफेंग की टेलीपैथी का एक निशान है। इसके साथ लिंग यू तलवार कबीले के भीतर बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप कहें कि यह लिंग यू आपके तलवार कबीले द्वारा नहीं उठाया गया है? जैन कबीले के सरदार ने पूछा। ये झूठा आरोप है। भले ही जियान कुन इस समय वाक्पटु था, लेकिन वह मजबूत सबूतों के सामने अपना बचाव नहीं कर सका। वह केवल चिल्ला ही सकता था, क्योंकि यहाँ तक कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो लिंग यू को मार सकता है इससे पहले कि लिंग यू ने इस कमर कार्ड को नष्ट कर दिया।
ये लिंग जियो किस तरह की ताकत है, यह अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। पुच! अचानक जियान लियूफेंग की तलवार जियान मोफेंग के गले में घुस गई। जियान लियूफेंग द्वारा जियान मोफेंग की हत्या के दृश्य ने सभी को चौंका दिया। जियान मोफेंग जियान लियूफेंग का सगे भाई है। आखिर वह क्या करना चाहता है? यह मामला मेरे दूसरे भाई ने अकेले ही किया है और इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अब जबकि मेरा दूसरा भाई मर चुका है, तो इसे उसके किए का खून का कर्ज चुकाने के तौर पर देखा जा सकता है। क्या 4 बड़े परिवार चाहते हैं कि मेरा तलवार कबीला मुर्गियों और कुत्तों को पीछे छोड़ दे? क्या आप संतुष्ट हैं? जियान लियूफेंग ने यह बात बहुत शांति से कही। वह निर्दयी और उदासीन है, लेकिन आपको उसकी चालाकी की प्रशंसा करनी होगी। वह सबूत केवल ये साबित कर सकता है कि लिंगियो जियान मोफेंग से संबंधित है, लेकिन ये साबित नहीं किया जा सकता कि इसका संबंध तलवार कबीले से है। उसने जियान मोफेंग को मार डाला, लेकिन पूरे तलवार कबीले को बचा लिया। वास्तव में 4 प्रमुख परिवारों ने तलवार कबीले को जल्दबाजी में धकेलने की हिम्मत नहीं की। अब जब उनका बच्चे मर चुका है तो वे और क्या कर सकते हैं? बस इतना ही। अब जब जियान मोफेंग ने अपनी जान की कीमत चुका दी है, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। झेन कबीले के स्वामी ने आह भरी और वापस बैठ गए। बाकी 3 लोगों ने असहायता से अपना सिर हिलाया और वापस बैठ गए। चाहे वे संतुष्ट हो या नहीं, आज एक दूसरे के साथ परेशानी ढूंढना असंभव है। मैं बस इंतजार कर सकता हूं और देख सकता हूं कि बाद में कोई मौका मिलता है या नहीं। ये सुनकर जियान कुन को दुख हुआ, लेकिन उसने राहत की सांस भी ली। सबसे बेकार बच्चे मर गया, लेकिन पूरा तलवार कबीला बच गया। ये सौदा काफी किफायती था। हालांकि चाहे उसका बच्चे कितना भी बेकार क्यों न हो, वह फिर भी उसका बच्चे था। वह लिंग जियाओ की वजह से मरा। लिंग जियाओ के लिए उसकी नफरत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। चलो, लिंगियो और दूसरे युवा मालिक के शवों को ले जाओ और शादी जारी रहेगी। जियान कुन ने ऊंची आवाज में कहा, क्या ये सच नहीं है? आपका बच्चे मर चुका है, लेकिन आप अभी भी शादी करना चाहते हैं। मेहमान थोड़े उलझन में थे। अगर कोई आज की शादी में बाधा डालना चाहता है, तो मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। मेरा मानना है कि मो फेंगजुक्वान के अधीन भी सहमत नहीं होंगे। इसलिए यदि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे तो शादी हो जाएगी। जियान कुन का मुंह हमेशा अनुचित बातों को भी उचित बना देने में सक्षम है। ये वास्तव में एक कौशल है। बेशक मेहमानों को इसकी परवाह नहीं होगी, यहाँ तक कि मेरे अपने पिता को भी इसकी परवाह नहीं है। उन्हें क्या परवाह है? एक पल इंतजार करें। लिंग जियो धीरे से खड़ा हुआ और बोला, उन 2 लाशों को सीधे मेरे पास छोड़ दो। यह आप पर छोड़ता हूँ। क्यों? जियान कुन दहाड़ा। लिंग जियो के साथ उसका धैर्य लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया है और किसी भी समय कार्रवाई करने की संभावना है। ये बहुत सरल है। जियान मोफेंग ने मेरी हत्या करने के लिए लिंगियो को नियंत्रित किया। वे दोनों हत्यारे हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं डाक जनजाति का वंशज हूँ। यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जियान मोफेंग मर चुका है, और निश्चित रूप से मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि लिंगियो का वास्तव में आपके तलवार कबीले से कोई लेना देना नहीं है। वह वहीं खड़ा रहा, बिना किसी डर के जियान कुन को देखता रहा और ऊंची आवाज में बोला। इस समय घटनास्थल पर मौजूद डार्क ट्राइब की नेता एन येक्सिंग कुछ भी नहीं कह सकी, क्योंकि लिंग जियाओ वास्तव में डार्क ट्राइब का वंशज है। अगर यहाँ किसी डार्क ट्राइब के बच्चे की बिना किसी कारण के हत्या कर दी जाती है, लेकिन फिर भी वह लिंग जियाओ पर आरोप लगाता है, तो वह भविष्य में डार्क ट्राइब के साथ घूमने में सक्षम नहीं होगा। उसके जैसे मूर्ख आदमी का आदेश कौन सुनेगा? भाई, ये बच्चा स्पष्ट रूप से हम डार्क ट्राइब को अपने युद्धपोत में बांधना चाहता है, लेकिन हम उसे सफल नहीं होने दे सकते। अनहुआ ने घबराते हुए कहा, तो कृपया मुझे सिखाएं कि मुझे क्या करना है। क्या जियान कुन को लिंगजियो को मारने देना संभव है? यदि आप सचमुच ऐसा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं, कुलपिता, अब भी ऐसा कर सकता हूँ? एन येक्सिंग ने गुस्से में कहा, लिंग जियाओ मेरी बहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि हमें उस बच्चे से समस्या है, लेकिन हम केवल उसकी मदद कर सकते हैं। कहने को कुछ नहीं है। ये कहकर वह खड़ा हुआ और कहा, जियान कुन, लिंग जियो सही है। लिंगियो और जियान मो फैंग के शवों को हमारी अंधेरी जनजाति को सौंपना बेहतर है। अन्यथा मैं डार्क ट्राइब के बच्चों के गुस्से को शांत नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि लिंग जियो हमारी डार्क जनजाति में विदेशी जनजातियों के बीच केवल एक तुच्छ संख्या में है,
वह आखिरकार डाक जनजाति का वंशज है और बाहरी लोगों द्वारा उसे धमकाया नहीं जा सकता है। अनजाने में ये शब्द कहने के लिए मजबूर होने के कारण एन येक्सिंग बहुत उदास हो गई। लेकिन उसे यह कहना ही था, यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो तुम इस कबीले के नेता बनने के योग्य नहीं हो। पिताजी, आप अपने दूसरे भाई को नहीं सौंप सकते। अचानक भीड़ में दो लोग खड़े हो गए। वे दोनों जियानकुन के दत्तक पुत्र थे। एक का नाम जियानजिया और दूसरे का नाम जियान्यू है। उन दोनों की ताकत जियान मोफेंग से अधिक मजबूत है और वे नरक के चौथे स्तर तक पहुंचने वाले 7वें और 8वें चरण तक पहुंच गए हैं। जियानजिया और जियान्यू में जियान लियूफेंग की चालाकी और उदासीनता नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जियान मोफेंग को मरते हुए और उसके शरीर को दुश्मन को सौंपते हुए नहीं देखना चाहते थे। चुप रहो, तुम दोनों। जियान मोफेंग की मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से हुई। उसने हमारे पूरे तलवार कबीले को लगभग मार डाला। तुम्हें उसके लिए दलील देने की अनुमति नहीं है। जियानकुन के मुंह से निकले ऐसे शब्द कुछ हद तक विडंबनापूर्ण हैं। लेकिन जियानकुन ने फिर भी ऐसा कहा। तलवार कबीले को बचाए रखने के लिए उसने मृत जियान मोफेंग को सारा दोष देने की योजना बनाई। डार्क नाइट वॉक, मैं इन दो लाशों से निपटने के लिए तुम्हें छोड़ता हूँ, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन जांच पूरी करने के बाद क्या आप मोफेंग के शरीर को हमारे तलवार कबीले को दफनाने के लिए दे सकते हैं? निश्चित रूप से, डार्क नाइट वॉक ने यही कहा है। नहीं, ये बात लिंग जियाओ ने कही। बच्चे, दूसरों को ज्यादा मत परेशान करो। जियानकुन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। क्या मैं दूसरों को धोखा देने के लिए बहुत आगे निकल गया हूँ? हाँ, आप तलवार कबीले मेरी बहन को अपनी प्रजनन मशीन बनाना चाहते हैं और तलवार की आत्मा के साथ एक बच्चे की खेती करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे मारना चाहते हैं। आज तो मैंने लिंगियों से मेरी हत्या करने को भी कहा है। अगर मेरे शरीर की गति अच्छी नहीं होती तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। मुझे तो बस 2 शरीर चाहिए, कौन ज्यादा है? मैं, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो, मृतक सबसे महान है। चूंकि जियान मोफेंग मर चुका है, तो चलो पिछली बातें भूल जाते हैं। जहां तक शादी की बात है, आपकी बहन और जियान लियूफेंग एक ऐसे जोड़े हैं जो प्यार में हैं, इसलिए आंख मूंद कर अनुमान न लगाएं। जियानकुन के साथ रिश्ते को आसान बनाने के लिए एन येक्सिंग ने आखिरकार लिंग जियो को फटकार लगाने के लिए अपना मुंह खोला। मृतक सबसे महान है, प्यार में। हाँ, कबीले के नेता, क्या आप जानते हैं कि जियान मोफेंग युहुआ टाउन गया था और उसने युहुआ टाउन के सभी लोगों को बंधकों के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी ताकि मेरी बहन लिंग जियाओ को जियान लियूफेंग से शादी करने के लिए मजबूर किया जा सके। इस प्रक्रिया में जियान मोफेंग द्वारा कई निर्दोष योद्धा मारे गए। क्या वे लोग व्यर्थ मर गए? क्या वह महानतम है? मैं उसका शव वापस युहुआ टाउन लाऊंगा और उसे उन लोगों को सौंप दूंगा जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। वे जो चाहे कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही। ठीक है, आप अच्छे हैं, आप वास्तव में अच्छे हैं। मोफेंग का शरीर आपको सौंपा जा सकता है, लेकिन अगली शादी के लिए मैं आपको बता दूंगा कि वे प्यार में हैं। आपको आश्वस्त होने दें। यदि लिंग जियाओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से लियूफेंग से शादी करने के लिए सहमत होने के बाद भी आप यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे जियानकुन को असभ्य होने के लिए दोष न दें। लिंग जियो को देखकर जियानकुन इतना क्रोधित हुआ कि वह कांप उठा। इस बच्चे को आप मार नहीं सकते और आप उससे इस बारे में बात भी नहीं कर सकते। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। उसे एन येक्सिंग को कार्रवाई न करने देने का कोई कारण ढूंढना होगा। एन येक्सिंग, तुम इतनी अनुचित नहीं हो जाओगी, है ना? जियानकुन ने एन येक्सिंग को देखा और पूछा। चिंता मत करो भाई, जब तक वे प्यार में हैं, मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अगर लिंग जियो वास्तव में गड़बड़ करने की हिम्मत करता है, तो सब कुछ तुम्हारे पास छोड़ दिया जाएगा भाई, और मैं कभी एक शब्द भी नहीं कहूंगा। बेशक एन येक्सिंग को उम्मीद है कि लिंग जियो मर जाएगा। यही वह वास्तव में चाहता है। जियानकुन और एन येजिंग एक समझौते पर पहुंचे कि यदि लिंग जियाओ जियान लियूफेंग से शादी करने को तैयार था, फिर लिंग जियाओ को परेशानी खड़ी करनी पड़ी। एक बार जब उसने परेशानी खड़ी कर दी, तो आन कबीले को कोई परवाह नहीं रही। लिंग जियो ने दोनों बूढ़े लोगों को उदासीनता से देखा और कुछ नहीं बोला। यदि लिंग जियाओ और जियान लियूफेंग वास्तव में प्यार में होते, तो वह कुछ नहीं करता। कौन अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहता? हालांकि वह पहले से ही सच्चाई जानता था, और जब उसने जियानकुन की बातें सुनी तो उसे घृणा महसूस हुई। इस तरह लिंग यू का मामला कुछ समय के लिए समाप्त हो गया और जियान कबीले ने इस बुरी सांस को सहन किया।
जियान मोफेंग की मौत की नफरत भविष्य में केवल लिंग जियो के साथ ही सुलझाई जा सकती है। जल्द ही नवविवाहित मंच को साफ कर दिया गया और ये बताना पूरी तरह से असंभव था कि अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है। थोड़ी देर बाद शादी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। लाल दूल्हा और दुल्हन की पोशाक पहने जियान लियूफेंग और लिंग जियाओ पर्दे के पीछे से बाहर आए। इससे पहले का तनावपूर्ण माहौल कुछ हल्का हुआ। सलामी की आवाज गूंज उठी और ऐसा लगा कि खुशी का माहौल वापस आ गया है। दुल्हन और दूल्हे, क्या आप एक साथ बूढ़े होने को तैयार हैं? सबके सामने जियान कुन ने एक सवाल पूछा, जो स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को हार मानने और डाक कबीले को कार्रवाई करने से रोकने के लिए था। हाँ, लिंग जियाओ और जियान लियूफेंग ने लगभग एक स्वर में कहा। हालांकि लिंग जियो की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति और ताइची आंखें जो सब कुछ देख सकती हैं, ने उसे महसूस कराया कि लिंग जियाओ गलत था। इस समय लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति सुस्त थी और यह स्पष्ट था कि उसका मन किसी के नियंत्रण में था। स्वाभाविक रूप से ये कथन ईमानदार नहीं हो सकता था। वह पहले तो शांत हो गया था, लेकिन क्रोध की ज्वाला फिर भड़क उठी और उसने मेज पर जोर से पटक दिया। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, लिंग जियाओ के एकमात्र रिश्तेदार के रूप में मैं इस शादी का विरोध करता हूँ। उसकी आवाज छोटी नहीं थी और शक्तिशाली युवानेली के साथ ये पूरे तलवार कबीले में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उस समय सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। कई लोग ये सोचकर हैरान थे कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा है। लिंग जियाओ, बस इतना ही काफी है। हालांकि मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन वे दोनों साथ साथ बूढ़े होना चाहते हैं। तुम यहाँ परेशानी क्यों ढूंढ रहे हो? वक्ता डाक कबीले के अनहुआ बुजुर्ग थे। चुप रहो। लिंग जियो ने उदासीनता से अनहुआ को देखा और फिर जियान कुन को देखना जारी रखा और कहा, इससे पहले किसी ने मुझे बताया था कि मेरी बहन को किसी ने नियंत्रित और कैद कर रखा था, लेकिन मैं अभी भी संशय में था। लेकिन अब मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि मेरी बहन को आपके तलवार कबीले ने घृणित और बेशर्म तरीकों से नियंत्रित किया है और वह एक गरीब कठपुतली बन गई है। वह बिल्कुल भी नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। बकवास, शादी तो चलती रहेगी, चलो इस अज्ञानी को बाहर निकालो। जियान कुन सचमुच क्रोधित था, क्योंकि वह जानता था कि लिंग जियाओ सच बोल रहा था। एक बार ये तथ्य सामने आने पर उनका तलवार कबीला न केवल शर्मिंदा होगा, बल्कि बहुत सारी चीजें भी खो देगा। हाँ, तलवार कबीला वास्तव में घमंडी है। क्या आप बिना कारण के बल का उपयोग करना चाहते हैं? खैर, वैसे भी मैं, लिंग जियो, आज यहाँ आया था और जीवित वापस जाने की योजना नहीं बना रहा था। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम पाखंडी कमीनों के मुखौटे उतार दूंगा। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में तलवार कबीले के योद्धाओं की ओर देखा, जो कार्रवाई के लिए तैयार थे। उसने अपने हाथ में 2 पत्थर पकड़ रखे थे। बिना संरचना के चारों की ताकत के साथ तलवार कबीले के इतने सारे लोगों से निपटना असंभव है। तुम्हारे पास क्या कारण है? तुम तो बस बकवास कर रहे हो। डाक कबीले की ओर से एंजिन कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। वह दिव्य शास्त्र के नुकसान से पीड़ित था और लिंग जियाओ से बहुत दुखी था। इस समय वह स्वाभाविक रूप से चोट पर नमक छिड़कना चाहता था। बकवास, फिर तुम मेरी बहन से कुछ सवाल पूछ सकते हो। अगर वह जवाब दे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? लिंग जियो ने अंजिन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, डाक कबीले के सदस्य के रूप में आप आंख मूंद कर बाहरी लोगों की रक्षा करते हैं और आप समझदारी नहीं दिखाते हैं और अपने ही बच्चों को निशाना बनाते हैं। आप खुद को क्या समझते हैं? लिंग जियो की बातें सुनकर एंजिन का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह लिंग जियो के पीछे छिपे व्यक्ति के बारे में बहुत चिंतित था। वह व्यक्ति जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वास्तव में अस्तित्व में था। और दर्शकों में बैठे मेहमानों ने पहले ही चर्चा शुरू कर दी थी। जियान कुन, मुझे पूछने दो, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। ये सही है, आखिरकार वे भाई बहन हैं और अपनी बहन की परवाह करना गलत नहीं है। कुछ लोग जो ये कह रहे थे, वे सच जानना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों को उम्मीद थी कि जियान कबीले का भाग्य खराब होगा। लेकिन जो भी हो, इससे जियान कुन चिंतित हो गया है। जियान जिया अचानक बाहर आया और गुस्से में लिंग जियो को डांटा, अच्छा लड़का, हमारा तलवार कबीला तुम्हारे प्रति विनम्र रहा है, लेकिन तुमने बार बार हमारे तलवार कबीले को परेशान किया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे तलवार कबीले में कोई नहीं है? क्या मजाक है? मुझे अपनी बहन की परवाह है,
इसे परेशानी कैसे माना जा सकता है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अपनी बहन से कुछ सवाल पूछने दो। अगर मैं तुम्हारे तलवार कबीले की बेगुनाही साबित कर दूं, तो मैं लिंग जियो स्वाभाविक रूप से छोड़ दूंगा। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से उन तथ्यों के बारे में आश्वस्त था जो उसने स्वयं देखे थे, और दूसरे पक्ष का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जियान जिया ने ठंडे स्वर में कहा, डाक कबीले के एक छोटे विदेशी के रूप में हमारे तलवार कबीले के मामलों के बारे में बात करने की आपकी बारी नहीं है। कुलपति, मुझे खेद है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। इस बच्चे को तलवार कबीले के अपमान के लिए अपनी जान देकर भुगतान करना होगा। जैसे ही जियान जिया ने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे एक तलवार आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथ में 2 हाथों वाली विशाल तलवार थी और तलवार का शरीर लाल था। एक जोरदार झटके के साथ यह एक लाल पागल ड्रैगन में बदल गया और लिंग जियो को मार डाला। सीधे लिंग जियाओ के गले पर जाओ, उसे मार डालो, जियार। जियान कुन ने गुप्त रूप से जियान जियादाओ को एक संदेश भेजा। इस मामले में जियान कुन ये बात खुलकर नहीं कहेगा। इस समय वह पहले से ही जियान जिया को छोड़ने के लिए तैयार था। जियान जिया ने लिंग जियो को मार डाला। अगर अदृश्य काली रात वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए आई थी, स्वाभाविक रूप से वह इसका सारा दोष जियान जिया पर डाल सकता था। वैसे भी वह सिर्फ एक दत्तक पुत्र है, हालांकि वह वर्षों से तलवार कबीले के प्रति वफादार रहा है। लेकिन यही वह समय है जब उसकी वफादारी की जरूरत है। चिंता मत करो पालक पिता, मैं उसे फिर कभी बोलने नहीं दूंगी। जियान जिया ने हमेशा खुद को तलवार कबीले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है और जियान कुन की मान्यता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। भले ही वह सिर्फ एक दत्तक पुत्र है, फिर भी उसे कुछ उपलब्धियां हासिल करनी है। अगर आज लिंग जियो को मार दिया जा सके तो उसके दत्तक पिता जियान कुन निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। वह वहां उपस्थित सभी लोगों को ये बताना चाहता था कि उसका तलवार कबीला निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जिसे आसानी से धमकाया जा सके। जो भी तलवार कबीले के प्रतिकूल होगा उसे खून से कीमत चुकानी होगी। लाल तलवार की रोशनी लाल ड्रैगन में बदल गई, जिसने लिंग जियो को एक उज्ज्वल उल्का की तरह मार डाला। कई लोगों ने तो इस दृश्य पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, क्योंकि जियान जिया का हमला बहुत तेज और अचानक था। यद्यपि वे दोनों 10 मीटर से अधिक दूरी पर थे, ये न्यान क्षेत्र के योद्धा के लिए ये दूरी वास्तव में 1 या 2 मीटर से अधिक नहीं थी, और वे एक पल में पार हो गईं। ये कुछ हद तक एक गुप्त हमले की तरह है। अगर लिंग जियो तैयार नहीं है तो उसे निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। कितना बेशर्म, लिन यांग ने श्राप दिया। ये सही है, बदमाश, किंगलू अनहुआ ने भी आक्रोश के साथ कहा। लिन रुक्सियन पहले से ही लिंग जियो के इस प्रहार को रोकने के लिए तैयार थी।